मैंने 1 घंटे का क्यों कहा है, बिकॉज़ ये जो वाला यूनिट है ना, ये यूनिट तो है नहीं। दीज़ आर something very essential things where I have also started including the other literary terms which are not related to poetry. So up to an extent, you will find that if I continue this particular 1 hour class almost daily, so you will cover so many typical types of literary terms which have already been asked in the exam. Clear? So next is, I think this is first time you are watching it first time. Anybody who knows it? बोल के दिखाओ इसको. Anacrusis. So एक नॉन मीट्रिकल सिलेबल्स होते हैं कहीं कहीं. नॉन मीट्रिकल सिलेबल्स का मतलब क्या होता है कि सिलेबल तो सबको पता होना चाहिए. एनीबडी हु इज अनअवेयर ऑफ द वर्ड सिलेबल? नहीं मालूम? ठीक है. ऐसे ऐसे नहीं करते टीचर को, ऐसे बोलते हैं या तो हूं या यूं. देखो, ये भी हमारे सिलेबस में है. इट इज इन आवर सिलेबस. वो मैं हिंदी की तरह इंग्लिश बोल देता हूं कई बार, तो मुझे एक्सक्यूज करें. मुंह जितनी बार खुलता है ना किसी वर्ड को बोलने के लिए, तो उसको अपन सिलेबल बोलते हैं. जैसे कैट बोलने के लिए मुंह कितनी बार खुलेगा? 1 टाइम. So we'll call it that in this particular word there are 3 letters, CAT, cat, but only 1 syllable. तो monosyllabic हो गया. If I say doctor, तो 2 बार मुंह खुलेगा, या ऐसे समझ लीजिए जीभ कितनी बार हिली, ठुड्डी कितनी बार हिली. ऐसे भी हम, there are so many ways कि आप यहाँ अगर मुंह अपना हाथ रख लोगे तो कितनी बार वो हिला. तो in English we count a word with its syllables for prosody. अभी हम रेटोरिक्स एंड प्रोसोडी का लेक्चर अटेंड कर रहे हैं 1 घंटे का डेली. स्टार्टिंग में मैंने पूरे 3 घंटे 2 घंटे इसको पढ़ा है ताकि काफी हद तक कवर हो गया. नाउ आई कैन टेक अ स्पीड ऑल्सो. यू तो तुम समझ में आने लग जाएगा तुम लोगों को. ठीक है. तो एंड बिकॉज वी आर डूइंग द यूनिट ऑफ पोइट्री, सो इन अ पोइट्री लाइन्स आर ऑलवेज मीट्रिकल. देयर आर सेट नंबर ऑफ सिलेबल्स इन अ लाइन. ओके. तो अगर वो सेट सिलेबल्स चल रहे हैं, सब लोग ऑनलाइन क्यों हो जाते हैं पता नहीं पढ़ते पढ़ते. तो अगर वो सिलेबल्स मीटर के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आयम्बिक पेंटामीटर है, ट्रोकेइक मीटर है, एनापेस्टिक मीटर है, देयर आर सो मेनी मीटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज. तो उसमें एक सेट आ जाता है जो थोड़ा सा नॉन मीट्रिकल होता है. मतलब आपको ये देखने से समझ में आ जाएगा कि सारी लाइंस तो बराबर चल रही है और एक लाइन में कुछ एक्स्ट्रा आ गया, तो चौथी लाइन जो हो जाएगी या 5वीं लाइन, 6ठी लाइन, वो आपको लगेगा कि वो बाकी के सिलेबल से थोड़ी बाहर चली गई. दैट इज कॉल्ड एनाक्रूसिस. याद रहेगा. और इट कैन बी एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड्स यूज्ड एज अ प्रिल्यूड टू द मीट्रिकल लाइन. इसको हम प्रिल्यूड की तरह भी देख सकते हैं समटाइम्स. ठीक है. अब लेकिन ये लास्ट में भी आती है कई बार, ये ध्यान रखना है. अब जैसे ये फेमस एग्जांपल लिया है मैंने. एनीबडी हु नोज इट? विलियम ब्लेक्स फेमस पोएम टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट. In the forests of the night, what immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry? अब ये सिमिट्री नहीं पढ़ना है इसको, बिकॉज ऑफ दिस आई यू हैव टू प्रोनाउंस इट सिमिट्राई, ताकि वो तो अब आपको सीखना क्या है कि भाई इसमें जो एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड कर दिया, इसकी वजह से ये लाइन थोड़ी आगे खिसक गई. तो इस पर्टिकुलर लाइन के अंदर हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे क्या हो गया, ये नॉन मीट्रिकल है, तो एनाक्रूसिस है. बस इतना याद रखो. अच्छा, ये फेमस एग्जांपल क्यों लिया मैंने? बिकॉज दिस दे हैव ऑलरेडी आस्क्ड दिस एग्जाम इन योर एग्जाम 2-3 टाइम्स. ठीक है. ये 4 लाइन का होता है, तो इसको वैसे भी क्वाट्रेन बोलते हैं. क्वाट्रेन वर्ड सबको आता है क्लास में? ठीक है. जो नहीं आता मुझे पूछते जाना. अच्छा, अब इसका एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आया वो भी देख लो फटाफट से. इसको ट्रोकेइक बोलते हैं. इंग्लिश में जो 4 मीटर है वो मैं इसी दौरान पढ़ा दूंगा आप लोगों को. 4 मीटर कौन कौन से हैं इधर देखो. आयम्बिक पता होना चाहिए, है ना. ट्रोकेइक पता होना चाहिए. एनापेस्टिक एंड डक्टाइल. डक्टाइल ये आपको याद रखना है. ये 4 मीटर तो आपको याद ही रखने बार 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 के. अच्छा, ये 4 मीटर है इंग्लिश में. गॉट इट. अच्छा, इनमें क्या होता है, स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड का कॉन्सेप्ट होता है. रिदम कहां से आता है बच्चों? आप किसी चीज को स्ट्रेस करोगे, किसी चीज को अनस्ट्रेस करोगे. ढोलक कैसे बजाएंगे? लगातार ही दोनों की तरफ स्ट्रेस करेंगे तो कोई म्यूजिक नहीं निकलेगा. एक तरफ थोड़ा सा हल्का स्ट्रेस करेंगे और एक तरफ बहुत ज्यादा, तो फिर म्यूजिक स्टार्ट हो जाता है. तो लाइन में भी ऐसे ही होता है. तो आपको ये याद रखना है कि ये ट्रोकेइक
टेट्रामीटर में लिखी है। टेट्रामीटर का मतलब है कि इस लाइन में 4 सिलेबल्स है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आ जाओ कि एक सेकेंड, इन ट्रोकेइक मीटर द फर्स्ट सिलेबल इज नॉर्मली स्ट्रेस्ड। अब तुम टाइगर को पढ़ोगे तो ट पे स्ट्रेस है कि नहीं? ये स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड क्या होता है ये भी 2 मिनट में सीख लो। जैसे अगर मुझे ऐसे बोलना है ताज, तो मुझे स्ट्रेस करना पड़ेगा ना, कैट। लेकिन अब मैं बोलूंगा कैट तो ट को खा गया, ट ऐसे थोड़ा, कैट, CAT कैट, DOG डॉग। तो वो जब जिस तरह से वो जो टीचर्स पढ़ाते हैं जिनकी इंग्लिश, जिनको प्रोनाउंसिएशन या फोनेटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, वो ऐसे पढ़ाएगा। लेकिन इंग्लिश में वो अंग्रेज डॉग कैसे बोलेगा? डॉग, ग खा गया, तो ड पे स्ट्रेस है और ग पे स्ट्रेस। तो कोई भी वर्ड जैसे डॉक्टर, आप ध्यान से सुनना, ये तो मोनोसिलेबिक एग्जांपल था इसलिए अच्छा नहीं है, कैट स्ट्रेस्ड। लेकिन अगर मैंने बोला डॉक्टर, डॉक्टर, TOR को खा गया ना, मैं हल्का कम स्ट्रेस कर दिया, कहने का मतलब खाया तो नहीं, डॉक्टर। तो इसका मतलब है ये जो 3, इधर ध्यान से देखो, डॉक्टर में देयर आर 1 सिलेबल 2 सिलेबल, तो पहले वाले पे स्ट्रेस्ड और दूसरे वाले पे क्या होगी? अनस्ट्रेस्ड। तो ये स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड, ये पैटर्न चलता है इंग्लिश में। तो हम उसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रोकेइक। क्या बोलते हैं? ट्रोकेइक। ये इसका ऑपोजिट होता है आयम्बिक का, इसलिए मैंने ये आपको याद करने के लिए लिखवाया है। मैं बच्चों को ऐसे ही पढ़ाता हूं। इटैड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बोल के दिखाओ, ये ट्रिक है। मतलब इटैड याद रखो, यानी आयम्बिक, ट्रोकेइक, एनापेस्टिक, डक्टाइल। ठीक है, इसमें क्या होगा? 2 अनस्ट्रेस्ड, देखो इसमें एक अनस्ट्रेस्ड और एक स्ट्रेस्ड, तो इसमें पहले वाला स्ट्रेस्ड, दूसरे वाला अनस्ट्रेस्ड। इसमें 2 अनस्ट्रेस्ड और एक स्ट्रेस्ड, तो इसमें 2 स्ट्रेस्ड और एक अनस्ट्रेस्ड, ऐसे आ जाएगा। तो ये आपको याद रखना आसान हो जाएगा। ये इस सीक्वेंस में किसी बुक में नहीं दिया हुआ होता है, ये टीचर्स निकाल के लाएंगे आपके लिए। तो ये आपको थोड़ा सा एनाक्रूसिस समझ में आ रहा होगा काफी हद तक, है ना। तो एनाक्रूसिस में इन ट्रोकेइक मीटर द फर्स्ट सिलेबल इज नॉर्मली स्ट्रेस्ड। तो इसमें आप देख रहे हो कि द फोर्थ लाइन बिगिंस विद एन एडिशनल अनस्ट्रेस्ड सिलेबस खुद, है ना। तो ये एनाक्रूसिस हो गया। तो आपको एनाक्रूसिस अगर वर्ड पूछेंगे तो आपको क्या याद रखना, बताओ? एक वर्ड है, अगर आया तो आपको ऑप्शन में भी आया तो आपको कम से कम जो पूछ रहे हैं उससे हट करके ऑप्शन तो पता होना चाहिए ना। एग्जाम के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं? समटाइम्स you are masters of elimination process because you know that यार ये is something related to pattern of stressed और unstressed, तो ये इसका आंसर नहीं होगा जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा उस पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आ जाओ, इसको पढ़ के दिखाओ क्या लिखा है। एनाडिप्लोसिस, बोलो एनाडिप्लोसिस, इसको लिख लो। अब इसकी क्या डेफिनेशन है? ऑनलाइन वालों को रिफ्लेक्शन की वजह से नहीं आ रहा समझ में, इसलिए मैं यहां से पढ़ा रहा हूं। एनाडिप्लोसिस इज द रेपिटेशन ऑफ द लास्ट वर्ड ऑफ वन क्लॉज। देखो हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखते हैं, जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मैंने समझाया था ना उस दिन, क्या होता है? अलग अलग क्लॉजेज होते हैं उसके अंदर, है ना। तो एनाडिप्लोसिस में क्या होगा कि अगर अलग अलग क्लॉज चल रहे हैं तो रेपिटेशन ऑफ द लास्ट वर्ड ऑफ वन क्लॉज। एक क्लॉज लिखा आपने, मैंने कहा कि आई वॉन्ट अ कैट, फिर दूसरा सेंटेंस, दूसरा क्लॉज में स्टार्ट करूं, कैट इज नीडेड, कुछ समझे? ऐसे करके मतलब जो पहला क्लॉज जिस वर्ड से एंड हुआ, अगला क्लॉज उस वर्ड से स्टार्ट हो गया। तो उसको अब दोबारा देखो कि इज द रेपिटेशन ऑफ द लास्ट वर्ड ऑफ वन क्लॉज एट द बिगिनिंग ऑफ द फॉलोइंग क्लॉज टू गेन स्पेशल इफेक्ट। तो पोइट्री क्रिएट करने के लिए, जैसे सैमुअल जॉनसन का रैम्बलर। अब यहाँ पे ये जो एग्जांपल्स दे रहा हूँ ये तुम्हारे बहुत काम के हैं। सैमुअल जॉनसन कौन है? इनके नाम के आगे डॉक्टर लगता है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। बहुत बड़े पोएट हैं, बहुत बड़े क्रिटिक हैं। इंग्लिश की सबसे स्टैंडर्ड की फर्स्ट डिक्शनरी इन्होंने ही लिखी थी, ठीक है ना। इस तरह से ये बहुत बड़े, इनकी एज, मतलब जब ये पैदा हुए थे तो उस एज का नाम भी डॉक्टर जॉनसन एज या एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन कहा जाता है। इससे पता चलता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है। अब उन्होंने भी एक पीरियोडिकल निकाला था जिसका नाम है रैम्बलर। पीरियोडिकल अगर पता नहीं है, जो पहली बार नेट की तैयारी कर रहे हैं, कि इंग्लिश लिटरेचर में जो ये पीरियोडिकल अखबार निकलते हैं ना, जिसमें फिलोसॉफिकल टॉपिक्स हुआ, आज तुम अखबार पढ़ते हो ना, इसकी एक हिस्ट्री है कि शुरू से अखबार नहीं चल रहे, इंटेलिजेंट लोगों ने अखबार निकाला, स्टार्ट किया। उसमें अगर अखबार हफ्ते में 3 बार आ रहा है, अखबार नहीं बोलना है उसको वी विल यूज द वर्ड पीरियोडिक।
मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद वापस आना, याद रहेगा। तो एक जब हम लोग प्रोज पढ़ेंगे तो उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे कि अच्छा किस किस राइटर ने कौन कौन से पीरियोडिकल्स निकाले, उसका भी एक क्वेश्चन पूछते हैं। तो अभी हम ये सब पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए ये बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा, ये जो हम एनाडिप्लोसिस पढ़ रहे हैं, ये पोइट्री में भी आ सकता है और प्रोज में भी आ सकता है। प्रोज में भी पोइटिक इफेक्ट क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। तो सैमुअल जॉनसन का रैम्बलर 21 में, आप पढ़ो इस सेंटेंस को, कितना अच्छा है, पढ़ो। पढ़ते ही नहीं हो तुम लोग। लेबर एंड केयर आर रिवॉर्डेड विद सक्सेस, सक्सेस प्रोड्यूसेस कॉन्फिडेंस। अब उसका ले लो, कॉन्फिडेंस रिलैक्सेस इंडस्ट्री एंड नेग्लिजेंस रूइंस द रेपुटेशन व्हिच डिलिजेंस हैड रेज्ड। तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पर आप साफ साफ एनाडिप्लोसिस का एग्जांपल है ये, ठीक है ना, फेमस है बहुत ज्यादा। फिर शेक्सपियर, वैसे इसका मीनिंग समझ में आया आपको? पोइट्री के तौर पर भी देख लिया करो, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे इंडस्ट्री का मतलब क्या है? हार्ड वर्क, ठीक है। अरे लेबर एंड केयर आर रिवॉर्डेड विद सक्सेस, जो भी अभी केयर करेगा, लेबर करेगा, उसको सक्सेस मिलेगी। सक्सेस प्रोड्यूसेस कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस रिलैक्सेस इंडस्ट्रीज एंड नेग्लिजेंस रूइंस द रेपुटेशन। और जैसे अच्छा, इसमें थोड़ा सा पैराडॉक्स भी आ गया, क्योंकि जैसे ही आपके पास सक्सेस आएगी तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ने से आपका क्या होगा? हार्ड वर्क करना बंद कर दोगे। हार्ड वर्क करना बंद करते क्या होगा? आपकी जो अब तक रेपुटेशन बनी है वो खत्म हो जाएगी, है कि नहीं? इसीलिए ये कहा जाता है कि सक्सेस कम टाइम के लिए रहती है, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है उसका। चलिए छोड़िए। उसके बाद अगला एक एग्जांपल और ले लेते हैं, क्योंकि हम पोइट्री वाली चीजें पढ़ रहे हैं, तो पढ़ो एज यू लाइक इट का। नो सूनर लुक्ड, नो सूनर लुक्ड बट दे लव्ड, no sooner loved but they sighed, no sooner sighed but they asked one another the reason, no sooner knew the reason but they sought the remedy। तो वो एक दूसरे को देख करके जब उनको प्यार हुआ, किसको? हमारी जो रोजलिंड है और जो हमारा हीरो है, ठीक है। उसके बाद एक शेक्सपियर की सोनेट 20 में से भी बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, पढ़ो। माइन बी दाई लव एंड दाई लव्स यूज देयर ट्रेजर। तो ये अलग अलग एग्जाम्पल से काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। अब इसमें ये कि भी एनाडिप्लोसिस का इटमोलॉजी क्या है? इसका मतलब है, ये ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है डबलिंग। तो डबलिंग से याद रह जाएगा आपको कि किसी चीज को डबल कर देना, बार 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 उसको रिपीट कर देना, ठीक है। फिर आगे एनाफोरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बार बार आ रहा है ये एग्जाम में। क्या क्या पढ़ा हमने अब तक, बताओ? पहला वाला क्या था? नाम लिखा होगा, एनाक्रूसिस। दूसरा क्या पढ़ लिया, है ना, एनाडिप्लोसिस। तीसरा क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? एनाफोरा। अब एनाफोरा क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देखिए फटाफट से। ये होता है एक रेटोरिकल डिवाइस। सभी स्टूडेंट्स को रेटोरिकल पता है कि नहीं पता, ये बताओ? बात को खूबसूरत बना के कहना, स्पीच के लिए, ठीक है ना। ये स्पोकन में भी होती है और रिटन में भी होती है, ध्यान रखना है। रेटोरिक्स पे सबसे फेमस बुक किसने लिखी है रेटोरिक्स नाम से? एरिस्टोटल ने। जब ये क्वेश्चन आए तो आपको ये याद रखना है कि ड्यूरिंग द लेक्चर्स आवर टीचर्स kept telling us device that consists of repeating a sequence of words at the beginning of the neighboring clauses। अभी क्या था एनाडिप्लोसिस में? लास्ट वर्ड को हर पहले क्लॉज में यूज किया, ठीक है। अब हम इसमें एनाफोरा में क्या पढ़ रहे हैं? रिपीटिंग अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स एट द बिगिनिंग ऑफ नेबरिंग। जो भी अगला सेंटेंस आएगा उसमें हर फर्स्ट शब्द आपस में, मतलब वो हर पहला वर्ड आपस में मतलब सेम होगा। इन कंट्रास्ट, एंड अब ये इन कंट्रास्ट में बाद में पढ़ाऊंगा, मतलब इसमें एनाफोरा होता है तो एक एपिफोरा भी होता है, जिसमें लास्ट में इधर देखो, इन कंट्रास्ट एंड एपिस्ट्रोफे, और इसको एपिफोरा भी बोलते हैं, इज रिपीटिंग वर्ड्स एट द एंड्स ऑफ द क्लॉज। तो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। एनाफोरा बोलो के दिखाओ, बोला करो बच्चों। एपिफोरा, द कॉम्बिनेशन ऑफ एनाफोरा एंड एपिस्ट्रोफी या एपिफोरा रिजल्ट्स इन, ये क्या लिखा हुआ है? सिंप्लोक्स, सिंप्लोस या सिंप्लोसी। तो ये भी वर्ड पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आ जाओ कि टॉमस किड का जो स्पेनिश ट्रेजेडी है, सबको पता है ना, ये बहुत फेमस रिवेंज ट्रेजेडी है, मालूम है कि नहीं मालूम? टॉमस किड की। अब पढ़ो, इसकी साफ ही दिख रहा है एनाफोरा। क्या कह रहे हैं? एक मिनट, क्या कह रहे हैं?
मैं बहुत स्लो तो नहीं चल सकता, लेकिन आप देख रहे होंगे एनाफोरा दिख रहा है बोर्ड पे, अभी भी लिखा हुआ है, आप लिख सकती हैं। दिख रहा है आपको, है ना? दिख रहा है बेटा? कि एक मिनट, क्या पढ़ रहा है? रुक जा, तेरे को ठीक करता हूं अभी। तूने ये बोला है ये पढ़ रहा है फॉक्स, अब तू इसको करेक्ट करेगी तो मैं आगे पढ़ाऊंगा। शाबाश। तो जो दुनिया बोल रही है वैसे नहीं बोलना है, यू आर अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इट शुड बी फोकस नॉट फॉक्स। ठीक है? रिफ्लेक्शन पढ़ रहा है, फोकस भी नहीं पढ़ रहा है। गांव वालों को इंग्लिश आती नहीं तो वो हर चीज को कुछ भी बोल देते हैं। लिख ले, क्या नाम है वेदिका, लिख ले बेटा। वैसे मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं इसकी पीडीएफ दे दूंगा आपको, एक बार कंप्लीट होने दो इसको, उसका कारण बताता हूँ, रीजन समझ लो। आप नोटिस कर रहे हो इसमें फॉन्ट को बड़ा किया गया है, सिर्फ पढ़ाने के लिए बोर्ड पे इसका फॉन्ट बड़ा किया गया है। अब अगर ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा तो आप लोग अगर कभी इसको जेरोक्स कराओगे तो बहुत खर्चा आएगा, तो थोड़ा वेट कर लो, इसको ध्यान से पढ़ लो, और फिर जैसे ही ये कंप्लीट होगा इसकी अच्छी सी पीडीएफ बना के इसमें कुछ अनइंपॉर्टेंट चीजें हटा के इंपॉर्टेंट चीजें जोड़ के क्वेश्चंस डाल के मैं अच्छी सी पीडीएफ बना के दे दूंगा आप लोगों को। तो नहीं, लेकिन अभी अभी पढ़ाई के वक्त करो, अगर तुम इसको सीरियसली नहीं पढ़ोगे तो मैं पीडीएफ नहीं दूंगा क्योंकि मैं तुम्हारा ओरल टेस्ट लूंगा तो उस हिसाब से। अब आप अभी कुछ ना पूछिए, जब कोई प्रॉब्लम हो तो बाद में, क्लास बिल्कुल डिस्टर्ब हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है क्लास, प्लीज कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। ठीक है? अभी इस तरह की डिस्कशन ना करें मुझसे कोई भी, ये देंगे कि नहीं देंगे। अभी आप पढ़ाई करो सब लोग, सही रहेगा ना? अभी पढ़ने की चीज है, फोटो खींचनी फोटो खींचो, डेफिनेशन लिखनी डेफिनेशन लिखो, मेहनत करो। तो यस, अच्छा यहां, अच्छा फोन को राइट में करूं? दिख रहा है बेटा, सबको दिख रहा है? चलो, इन एवरी, अच्छा देखो ये फेमस एग्जांपल लिया है, दोनों ले लो फटाफट से, पहले स्पेनिश ट्रेजेडी वाला ले लेते हैं। इन टाइम द सैवेज बुल सस्टेन्स द योक, सब लोग बोला करो। इन टाइम ऑल हैगर्ड हॉक्स विल स्टूप टू ल्योर, इन टाइम स्मॉल वेजेस क्लीव द हार्डेस्ट ओक, इन टाइम द फ्लिंट इज पियर्स्ड विद सॉफ्टेस्ट शावर, है ना? अब इसको शोर बोलना जाएगा ओक की वजह से, है ना? अब तुम इसका मीनिंग बता सकते हो? पोइट्री की यूनिट कर रहे हो तुम लोग, एक बार में तो समझ में नहीं आ रहा ना, तो ये आपका अपना लेवल बढ़ाने का काम आ गया। एक समय आएगा, समय के हिसाब से सैवेज बुल तो पता ही होगा आपको, जंगली, अरे बैल, वो क्या करेगा? सस्टेन्स द योक। अब जंगली बैल जो होता है, यानी कि जो जिसको आदत नहीं है हल जोतने की, वो भी क्या करेगा? योक को पहन लेगा, कंट्रोल में आ जाएगा। इन टाइम ऑल हैगर्ड हॉक्स विल स्टूप टू ल्योर, और हैगर्ड हॉक्स क्या होता है? हॉक्स तो पता ही होगा आपको, बाज वगैरह जो रात भर जागते हैं या इस तरह के होते हैं, नेगेटिव वर्ड ये। विल स्टूप टू ल्योर, वो आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, आपके पास आ जाएंगे बुलाने पर, जबकि वो आते नहीं है। इन टाइम स्मॉल वेजिस क्लीव द हार्डेस्ट ओक, आप मेहनत करो, समय समय के हिसाब से क्या होगा? वेजिस का मतलब यहाँ पे कुल्हाड़ी है, वो क्या करेगी? हार्डेस्ट ओक के पेड़ को भी काट डालेगी। इन टाइम द फ्लिंट इज पियर्स्ड विद सॉफ्टेस्ट शार्प, और फ्लिंट का मतलब होता है लकड़ी का टुकड़ा, कुल्हाड़ी से जो जिसको हम काटते हैं, कहता है वो सॉफ्टेस्ट शावर से भी कट जाता है, मतलब पानी की बारिश से भी एक बड़ा सा पेड़ कट जाएगा, या सख्त चीज को पियर्स कर देगी लगातार बूंद गिरने से। तो ये वर्ल्ड फेमस लाइंस है। ठीक है? अब इसमें हमने क्या नोटिस किया कि इसमें क्या आ रहा है? एनाफोरा, एनाफोरा याद रहेगा ना, एनाफोरा बार बार बोला करो। फिर आ जाओ विलियम ब्लेक का वर्ल्ड फेमस एग्जाम्पल, ये एग्जाम में आया हुआ है। आप लोगों ने विलियम ब्लेक की लंदन पोएम पढ़ी है क्या? सबने पढ़ी होगी। लंदन पोएम वर्ल्ड फेमस पोएम है, मेरा मन तो कर रहा है कि मैं वो भी पढ़ा दूं, लेकिन अभी उसका टाइम नहीं है, जब इसका टाइम आएगा तो मैं पढ़ा दूंगा। इन एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन, इन एवरी इन्फेंट्स क्राई ऑफ फियर, इन एवरी वॉइस, इन एवरी बैन, द माइंड फोर्स्ड मैनिकल्स आई हियर। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी पूछ रखा है अलग से, माइंड फोर्स्ड मैनिकल्स का क्वेश्चन भी पूछ रखा है। मैनिकल्स का मतलब होता है जंजीरें। ठीक है? तो इस तरह से एनाफोरा, ये वर्ल्ड फेमस एग्जाम्पल है एनाफोरा का, जो वो लंदन की
बैड सिचुएशन समझा रहा है कि लंदन कैसे रहने लायक शहर नहीं है। ठीक है, अब आ गया बहुत फेमस एग्जाम्पल, इसका मैंने वीडियो भी बना रखा है अलग से भी छोटा सा, ये प्रोनाउंस करने में थोड़ा टफ है। एंटानक्लेसिस, बोलो एंटानक्लेसिस, बोल के दिखाओ। एंटानक्लेसिस, एंटानक्लेसिस, एंटानक्लेसिस क्या होता है? इज अ लिटरेरी ट्रोप। अच्छा, ट्रोप वर्ड कई बार आपने नहीं पढ़ा होगा, ये एग्जाम में अलग से भी क्वेश्चन आया कि व्हाट इज अ ट्रोप, तो लिखो मेटाफर। एक तरह का मेटाफर इज आल्सो कॉल्ड ट्रोप। इन लिटरेचर टू अंडरस्टैंड समथिंग वी मोस्टली राइट ट्रोप। ठीक है, सो पढ़ो इसको। एंटानक्लेसिस is a literary trope in which a single word or phrase is repeated but in two different senses. याद रखना है, पन क्या होता है? एक ही वर्ड होता है जिसके दो मीनिंग होते हैं। पन समझा, कभी यूज किया है पन? यार तुम लोग हर चीज के लिए गर्दनें हिला देते हो, इससे पता चलता है कि लिटरेचर बिल्कुल नहीं पढ़ा आप लोगों ने। पन सुना है कि नहीं सुना है बताओ? एक वर्ड के दो दो मीनिंग। जैसे मैंने बोला कि मैंने सन का एग्जाम्पल दिया था, तो सन का प्रोनाउंसिएशन SUN भी होता है, SON भी होता है। तो मैंने हैमलेट का एग्जांपल दिया था। तो एक वर्ड की जब दो दो मीनिंग निकले तो उसको उसी एक ही जगह वो एक ही वर्ड पड़ा होता है, तो हम उसको बोलते हैं कि वहां पे वो वर्ड क्या कर रहा है? पन क्रिएट कर रहा है। मुझे हिंदी नहीं पता, शायद श्लेष अलंकार बोलते हैं। हिंदी मुझे भी नहीं आती, मैंने ढंग से नहीं पढ़ी, पढ़ाई नहीं किसी ने। एंटानक्लेसिस इज अ लिटरेरी ट्रोप। ट्रोप मतलब मेटाफर इन विच अ सिंगल वर्ड और फ्रेज इज रिपीटेड बट इन टू डिफरेंट सेंसेस। अब ये वर्ल्ड फेमस एग्जांपल ओथेलो का है, देखिए पढ़िए सब लोग। पुट आउट द लाइट, देन पुट आउट द लाइट। अब तुम कहोगे कि यहाँ पे इसके दोनों, इस लाइट को दो अलग अलग हिसाब से यूज किया गया है, दो अलग मीनिंग निकले। द फर्स्ट लाइट मीन्स टू क्वेंच द कैंडल, मतलब के वो मोमबत्ती बुझा दो। पुट आउट द लाइट मतलब मोमबत्ती बुझा दो, बुझाने को पुट आउट बोलते हैं, है ना? देन पुट आउट द लाइट। और दूसरी लाइट का मतलब क्या है? अरे जिंदगी की रोशनी को भी लाइट बोलते हैं। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, एक लैंग्वेज पे कमांड कैसे होती है। कितने बच्चे जिनको लाइट इन ऑगस्ट नॉवल का नाम याद है? ढूंढ के देखो फटाफट से, एग्जाम का क्वेश्चन है। लाइट इन ऑगस्ट एक बहुत फेमस नॉवल है, किसका लिखा हुआ है? पढ़ो जल्दी से बताओ। 1 घंटे की ये क्लास चलेगी, उसके बाद में हम लोग अपने नोट्स में से पढ़ाई करेंगे। विलियम फॉकनर का नॉवल है। आपको मालूम है वहां पे लाइट के बहुत सारे मीनिंग है। जैसे हमारे यहाँ पर ऐसे बोलते हैं ना, किसी की कोई प्रेग्नेंट होता है तो क्या कैसे कैसे बोलते हैं हमारे अपनी लैंग्वेज में? देखो, प्रेग्नेंट वर्ड केवल डॉक्टर बोलता है। ये गलत फहमी से पता नहीं क्यों हमारी लैंग्वेज में आ गया कि मेरी भाभी प्रेग्नेंट है, अच्छा नहीं माना जाता। जैसे ये नहीं अच्छा माना जाता है कि आई फील लाइक वॉमिटिंग, इसको अच्छी इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई एम फीलिंग सिक। सिक का मतलब है उल्टी आने का मन कर रहा है। रिकेटिंग नहीं बोलेंगे, पुट आउट नहीं बोलेंगे, बहुत सारे वर्ड्स हैं। अब इंग्लिश में लाइट का मतलब खुशी भी होता है। जब किसी के पेट में बच्चा होता है तो ऐसे बोलते हैं कि देयर इज लाइट। लाइट का मतलब भगवान का प्रकाश भी होता है। लाइट का मतलब हमारे अंदर आत्मा भी होता है। लाइट का मतलब कितने सारे मतलब निकल रहे हैं देखो, तो उस टाइटल का मीनिंग कुछ और निकल रहा है। लाइट इन ऑगस्ट, है ना? लाइट का मतलब होप भी होता है। तो ये बहुत फेमस एग्जांपल है, लिख लो, ये एग्जाम में आ सकता है कि पुट आउट द लाइट देन पुट आउट द लाइट। अब पता चल रहा होगा शेक्सपियर के एग्जांपल सबसे ज्यादा लिए आपके टीचर ने, क्योंकि शेक्सपियर एक रेटोरिक्स का मास्टर है। आगे बढ़ते हैं, 12th नाइट का बहुत अच्छा एग्जांपल। धीरे धीरे आपको ये क्लास इंपॉर्टेंट लगने लगी है कि नहीं, पहले तो ये बताओ। शुरू में आपको ऐसा लगा होगा ये क्यों पढ़ा रहे हैं सर, लेकिन इसके क्वेश्चंस मोस्टली बच्चे नहीं कर पाते एग्जाम में। वो बस यही सोचते रह जाते हैं कि एग्जैजरेशन पूछ लेंगे या ये पूछ लेंगे, नहीं, वो बहुत इन डेप्थ में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। पढ़ो सब लोग इसको, तुम लोग पढ़ा करो यार। आई विल डिसेंबल माई सेल्फ इन इट एंड आई वर द फर्स्ट दैट एवर डिसेंबल्ड इन सच अ गाउन। अब इंग्लिश में डिसेंबल आपको मालूम है, आपने पहली बार ये वर्ड कहां पढ़ा है? बैकन में पढ़ा था, सिमुलेशन एंड डिसिमुलेशन, यही है ना उस ऐसे का नाम। तो डिसिमुलेशन का मतलब होता है
अपनी असली फीलिंग्स को छुपाना, जानबूझकर बनना कि मेरे को पता नहीं है, ठीक है। और सिमुलेशन का मतलब पॉजिटिव रूप में, एक आदमी है वो जैसे राजा है, गरीब बनकर के प्रजा में घूम रहा है देखने के लिए, तो कहां तो सिमुलेशन वर्ड आता है और कहां डिसिमुलेशन। तो डिसिमुलेशन का मतलब डिस्गाइज होता है। हियर डिसेंबल पढ़ो, चेंजेस फ्रॉम डिस्गाइज टू एक्ट हिपोक्रिटिकली। तो आई विल डिसेंबल माई सेल्फ इन इट, मतलब अरे वो भेष बदलेगी ना लड़की 12th नाइट के अंदर, तो वो क्या कहना चाह रही है कि मैं डिस्गाइज करूंगी अपने आप को, और डिस्गाइज करके मैं उसको हिपोक्रिटिकली, मतलब क्योंकि आप ऑब्वियसली अपनी, डिसेंबल इज ए नेगेटिव वर्ड, तो जब अगर इसको अदरवाइज राइटर क्या यूज कर लेता, सिमुलेशन वर्ड यूज कर लेता। ओके, तो पहले तो ये बताओ हम पढ़ क्या रहे हैं, इसका नाम क्या है सोनेट, इस लिटरेरी टर्म का, है ना, एंटाक्लेसिस। अब शेक्सपियर का सोनेट 135 से लो एग्जांपल पढ़ो। Whoever hath her wish, thou hast thy will, and will to boot and will in overplus। अब will के कितने मतलब है इंग्लिश में, ये बताओ पहले तो। मैं कई बार बच्चों को थोड़ा सा ग्रामर समझाने के लिए भी ऐसे यूज करता हूं कि इधर देखो एक सेंटेंस है, एक अच्छा सेंटेंस देता हूं, देखो आपको, देखो, अरे यार फिर से वही लिख दिया गलती से जो नहीं लिखना है। a will a will ये कंप्लीट सेंटेंस है इंग्लिश का, आप बताओ इसमें क्या मीनिंग निकल रहा है। बोलिए जल्दी से बोलिए, शाबाश। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर ये ए आ रहा है, इसका मतलब ये नाउन बन गया ना, तो यहाँ पे विल का मतलब हो गया वसीयत, और ये विल साथ लगने का मतलब है ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है मॉडल, और ये आपकी मेन वर्ब है, बोलो हाँ। और यहाँ से फिर से ए आ गया तो ये नाउन बन गया ना, ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है एक वसीयत वसीयत को खुद ब खुद कर लेगी। तू क्या वसीयत करेगा, वसीयत खुद वसीयत कर लेगी। अब ये अच्छा सा डायलॉग कहीं बोलना है अपन को, तो इंग्लिश में अपन इसको ऐसे बोलेंगे। और अगर कोई खास वसीयत है तो फिर ये ए द में कन्वर्ट हो जाएगा, द विल द विल। कुछ समझे? तो इस तरह से आप यहां पे देखिए, whoever hath her wish, thou hast thy will, and will to boot and will in overplus। अब will के यहां पे यूज किया गया डिफरेंट मीनिंग्स में, इंक्लूडिंग विलियम एंड सेक्सुअल डिजायर, ठीक है भाई। विलियम को शॉर्ट में विल भी बोलते हैं, तो ये आपको जब ड्रामा पढ़ोगे तभी पता चलेगा, ठीक है, कि whoever hath her wish, thou hast thy will, जिसको इच्छा है उसको विलियम मिल जाएगा, एंड विल टू बूट एंड विल इन ओवर प्लस। तो इसका मतलब है कि इस सेंटेंस को, अच्छा आपको मालूम ही है कि शेक्सपियर की लैंग्वेज में बहुत ज्यादा श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस समझते हो, एस्थेटिक्स है, और उसमें जिसको अपन इंग्लिश में और भी कई वर्ड से बोलते हैं। फिर एक शेक्सपियर का हेनरी फिफ्थ में से बहुत फेमस एग्जांपल आया, पढ़ो हेनरी फिफ्थ में से, shall this his mock out to their dear husbands, mock mothers from their sons, mock castles down। अब यहाँ पे मॉक के कितने सारे मीनिंग निकल रहे हैं, देखो, एक मीनिंग निकल रहा है चीट करना, एक मीनिंग निकल रहा है टॉन्ट। अभी हमारे को आता नहीं है, जैसे अभी मैं बताता हूं, अभी कुछ दिन पहले हम क्लास में पढ़ रहे थे और डायरेक्ट वो टेक्स्ट पढ़ रहे थे किसका, चौसर का। तो स्मार्ट का दूसरा मीनिंग आपको मालूम नहीं था ना, क्या मतलब था, वैसे मैंने बताया था आपको, हिट करना। और एक स्मार्ट का मतलब आपको पता ही है, अट्रैक्टिव या, और स्मार्ट एक नेगेटिव वर्ड है मान के चलो, आजकल ये पॉजिटिव बन गया है, आजकल कहने लगे ना, डोंट वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट। तो स्मार्ट वर्क जो है वो मेरे तो गले नहीं उतरता, आई एम सॉरी। मैं स्मार्ट वर्क करने लग जाऊं तो एग्जाम क्लियर नहीं होगा, तो हमें भी स्मार्ट वर्क नहीं करना चाहिए। हम क्योंकि टीचर्स बनने वाले हैं ना, टीचर्स हमेशा डिस्करेज करेंगे, मुंह भी बनाएंगे। बच्चों को तो लगेगा, मेरे डॉटर्स भी कई बार कहती है कि नहीं डैड आपको स्मार्ट वर्क की तरफ जाना पड़ेगा एक दिन। मैं चुपचाप सुन लेता हूँ, लेकिन स्मार्ट वर्क का मतलब क्या होता है, लीप अप होती, सॉफ्ट पैडल बोलते हैं उसको इंग्लिश में। क्या बोलते हैं, सॉफ्ट पैडल एक वर्ड है इंग्लिश में,
सॉफ्ट पेडल का मतलब क्या होता है, जैसे घर में बिल्कुल गंदगी है लेकिन मेहमान आ रहे हैं अचानक, तो अपन कुछ ऐसा कर देते हैं ना कि ठीक ठीक लगे वो घर। अरे सारी गंदगी कालीन के नीचे छिपा दो, सारे कपड़े अलमारियों में ठूस दो, बंद कर दो, किसी को क्या पता, तो वो कोई सफाई थोड़ी ना है कि नहीं। तो अब देखो ऐसे ही मैं समझा रहा हूँ कि वहां पे स्मार्ट के इतने मीनिंग थे, तो यहाँ पे मॉक के भी थे। अब मॉक का मतलब एक चीट है और एक टू टॉन्ट। शेल दिस हिज मॉक आउट ऑफ देयर डियर हस्बैंड्स, मतलब कि वो क्या करेंगी, चीट करेंगी, है ना। मॉक मदर्स फ्रॉम देयर सन्स, मदर्स को बच्चे टॉन्ट करेंगे। मॉक कास्टल्स डाउन, और यहां पर दूसरा तीसरा मीनिंग भी निकल रहा है कि खत्म कर देना कास्टल्स को बगावत करके या धोखा दे करके। ठीक है, अब पढ़ो इसको जरा। मैंने अभी आपको पन समझाया था ना, पन का क्या मतलब होता है बताओ। एक वर्ड के, यहां पे हम क्या पढ़ रहे हैं कि एक वर्ड तो यूज हो रहा है लेकिन वो अलग अलग जगह पर यूज हो रहा है, अलग अलग सेंस में। सो ये मैंने नोट लिख दिया है, एंटाक्लेसिस, एंटानाक्लेसिस। पढ़ो ना यार। द सेम वर्ड और फ्रेज इज रिपीटेड, रिपीट होना बहुत जरूरी है, जबकि पन में वो रिपीट नहीं होता। तुम्हें पन पता है कि तुम मेरे डर के मारे हाँ बोल रहे हो। एक एग्जांपल निकालो इंटरनेट से और मुझे पन का एग्जांपल दो, मैं तुम पे शक करूंगा। पन का अच्छा सा एग्जांपल दो। हम्म, बोलो। अरे बहुत फेमस एग्जांपल है, हाँ बोलना। नहीं, हाँ जिसके दो मीनिंग निकलते हैं। ग्रेव के दो मीनिंग कौन से होते हैं बच्चों, एक तो कब्र और एक गंभीर। ये हेमलेट में डायलॉग भी आता है, द अदर डे यू विल फाइंड मी अ ग्रेव मैन। हेलो, द अदर डे यू विल फाइंड मी अ ग्रेव मैन। इसका मतलब है, इसका एक मीनिंग तो ये निकल रहा है कि तुम मुझे एक गंभीर व्यक्ति पाओगे, और एक मीनिंग क्या निकल रहा है कि तुम मुझे कब्र में पाओगे। ये फेमस एग्जांपल है, वो लिखा है क्या वहां पे। गुड गर्ल, बोलना चाहिए तुझे, इंप्रेस करना चाहिए मुझे, मैं ही क्यों इंप्रेस करूं। अगला, हाँ भाई। इट इज इट ठीक है, टायर वर्ड पे है शायद पन। हाँ, मतलब ऐसे लिखा हुआ है कि इट हैज टू टायर्स। इधर देखो ऐसे लिखा हुआ है कि बाइसिकल कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन बिकॉज इट इज टू टायर्ड। हाँ टायर्ड, ईडी लगा दिया होगा उन्होंने, टायर्ड। मैं भी लगा देता हूँ, नहीं तो बच्चों को समझ नहीं आएगा। टायर्ड यही स्पेलिंग है ना वहां पे, TI। अच्छा अच्छा अच्छा, वो उन्होंने अलग तरीके से यूज कर लिया। अच्छा, ये प्रोनाउंसिएशन का पन है, टायर्ड। अब देखो, टू टायर्ड तो टायर की स्पेलिंग तो वैसे अलग होती है ना, तो TYRE होना चाहिए था। लेकिन मान लीजिए बाइसिकल के लिए ये लिख दिया, तो प्रोनाउंस करने में क्या लगेगा कि बाइसिकल बहुत थकी हुई है, टू टायर्ड। एक दो एग्जांपल और दे दो फटाफट से। ठीक है, ठीक है। ये ऑनलाइन वालों का मैं इसलिए सुन नहीं पाता हूँ क्योंकि ये इसमें से आवाज कम आती है, तो वो इसलिए ऑफलाइन क्लास की इंपॉर्टेंस है। आप लोग घर बैठे बैठे पढ़ ले रहो, मेरा तो कोई कसूर नहीं रहेगा, नंबर वंबर जब कम आएंगे। आओ, मैं दो तीन बार कहूंगा, बार बार नहीं कहूंगा। सब लोग अपने ऑफलाइन क्लास को ऑफलाइन की तरह से ज्वाइन किया करो। आगे देखो, अब ये एक टर्म है बहुत फेमस है, जल्दी से देख लो, एग्जाम में कम से कम दो बार तो आ गई है। पढ़ के दिखाओ क्या लिखा हुआ है, द अपोलोनियन एंड द डायनीजियन। बोल के दिखाओ, द अपोलोनियन एंड डायनोजियन। अब ये पोइट्री में नहीं आती है, लेकिन ये टर्म है, जैसे मैंने कहा कि इसमें मैं सारी टर्म्स ले रहा हूं इस वाले लेक्चर में। तो अपोलो का नाम सुना होगा आपने, अपोलो और डायनिया ग्रीक दो गॉड्स है। एक चीयरफुल और पोइट्री का और पॉजिटिविटी का गॉड है, और एक जो है वो नशे का और जिसको अपन बोलते हैं डिस्ट्रक्शन का, इसका गॉड है। याद रहेगा। तो फ्रेडरिक नीश का नाम सुना होगा आपने कभी मेरे मुंह से, एक जर्मन बहुत बड़े फिलोसोफर हुए हैं। उन्होंने बर्थ ऑफ ट्रेजेडी नाम की किताब में, ये सब क्वेश्चन आ रहे हैं, उन्होंने एक बर्थ ऑफ ट्रेजेडी नाम की बुक लिखी, वर्ल्ड फेमस किताब है वो। उसके अंदर इन्होंने दो टर्म्स दिए हैं। क्या टर्म्स दिए हैं बोलो, अपोलोनियन एंड डायनोजियन।
तो उन्होंने अपोलोनियन इज डिराइव्ड फ्रॉम अपोलो द ग्रीक गॉड ऑफ ऑर्डर, रीजन, हार्मनी, रेस्ट्रेंट, क्लैरिटी एंड ब्यूटी। बताओ समझे कि नहीं समझे? जैसे हमारे विष्णु है वो इस चीज के देवता है, ठीक है, और शंकर भगवान जो वो तांडव करते हैं, ऐसे करके आप मतलब समझ सकते हो। द टर्म वॉज मेड करंट बाय, करंट का मतलब है इसको ज्यादा प्रैक्टिस में कौन लेके आए? नीश, फ्रेडरिक नीश, in his book The Birth of Tragedy 1872, where the Apollonian represents the form giving, rational, ordered and individualistic impulse in art। एक आर्ट है और अगर वो आपको बहुत ऑर्डर्ड नजर आ रहा है, सब्जेक्टिव नजर आ रहा है, उसके अंदर एक फॉर्म है, एक सोनेट है, अपोलोनियन है क्योंकि उसकी एक शेप है, उसकी नंबर ऑफ लाइंस फिक्स्ड है। बोलो आजकल जो मॉडर्न आर्ट है वो कैसा है? समझ नहीं आता है कुछ भी, ऐसे कुछ भी लकीरें बना देते हैं और सोचते हैं कि वो आर्ट है। देखा है कुछ एक्सप्रेशन लाओ चेहरे पर, देखा है? मॉडर्न आर्ट का मतलब यही होता है ना कि वो समझ में ना आए, तो आप समझ जाओ कि भाई वो ऑर्डर्ड नहीं है, रैशनल नहीं है, एकदम से समझ में। वो अलग बात है कि उसको समझाने वाला फिर अपने तरीके से समझाएगा कि नहीं मैं ये कहना चाहता हूं, वो अलग चीज है। तो अपोलोनियन याद रहेगा आपको कहां से आया? ग्रीक गॉड है अपोलो। अपोलो जो गॉड है वो कविता के, चीयरफुलनेस के, बसंत के, रैशनैलिटी के और इन सब चीजों के गॉड है, ठीक है। फिर आते हैं आगे, देखते जाओ, 1 घंटा होते मुझे टोक देना ताकि मैं अगली क्लास स्टार्ट कर दूं। फिर आ जाओ डायनीजियन, पढ़ो। ये कहां से आया है? डायनेसिस। डायनेसिस भी एक गॉड है, दिख रहा होगा सबको। द ग्रीक गॉड एसोसिएटेड विथ एक्सटेसी। एक्सटेसी क्या होता है? उन्माद, पैशन, बहुत एक्सट्रीम हैप्पीनेस, ठीक है। और कौन कौन है क्लास में? रेखा, रेखा तुझे दिख रहा है बेटा? नहीं दिख रहा? अब बिल्कुल ही नहीं दिख रहा बाकी लोगों को? हाँ मैं आधा ही कर रहा हूं जानबूझकर, पूरे पे इसलिए नहीं लिख रहा, पूरे पे उधर वो रिफ्लेक्शन आता है ना। अब पहले बताओ यहां से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? रेखा, ओहो, अच्छा, इसको बड़ा कर देते थोड़ा। अच्छा आप बताओ, इसको पूरे बोर्ड पे लेने पर दिख रहा है क्या? ठीक है, ठीक है। यस सर बोलते, हूं नहीं बोलते। मैं तुम्हें सिखाता रहता हूँ, सीखा करो। टॉकिंग टू अ टीचर, तो धीरे धीरे आपकी आदत आ जाएगी। अच्छा मैं पढ़ूं, सबको समझ में आ रहा है? डायनेसिस एक गॉड है, और वो किसके गॉड है बताओ? एक्सटेसी क्या होता है बताओ? अरे शराब पी करके जो एक्सट्रीम हैप्पीनेस आ जाती है, या नहीं शराब नहीं भी पिए ऐसे ही आ गई। इंटॉक्सिकेशन, लेकिन मैंने लिखा है इसमें क्योंकि वो जो डायनेसिस है ना वो गॉड ऑफ वाइन भी है, ठीक है। म्यूजिक, पैशन, दोनों गॉड खराब नहीं है, कान खोल के सुन लो, ऐसा नहीं है कि एक अच्छा एक बुरा है, लेकिन दोनों चीजें लाइफ में होती है, ऐसा उन्होंने समझाने की कोशिश की है। एंड द डिसोल्यूशन ऑफ इंडिविजुअलिटी, और आपकी इंडिविजुअलिटी वहां पे खो जाए। आप इसको बताऊं कैसे समझ सकते हो? होली के हुड़दंग से। आजकल होली के हुड़दंग होते नहीं है, हुड़दंग वर्ड सुना है आपने? होली के अंदर अपनी मम्मी से पूछना, जब उनके जमाने में, उनके जमाने में नहीं क्योंकि आपकी मम्मी मेरी एज की होगी, लेकिन हम अपने पेरेंट्स को देखते थे कि वो जैसे भांग पीना बहुत मतलब कॉमन चीज थी, और एक दूसरे को रंगना, दरवाजे में बंद कर देना, उसको जबरदस्ती खींच के लाना और घसीटना। अगर आपको देखना है तो हरियाणा में वो रस्से मार कोड़े मार होली होती है, लठ मार होली यहाँ पे ब्रिज में होती है, सुना होगा। फिर लोग भेष भी बदलते हैं, लड़के लड़कियां बन जाते हैं, और कास्ट, क्रीड, और बोलो ऊंच नीच, क्लास, सबके डिफरेंसेस खत्म हो जाते हैं। लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी समझा रहा हूं मैं, कि ऐसे त्योहार वर्ल्ड में सब जगह मनाए जाते हैं, उन सबका अपना अपना एक एक इतिहास है, और उससे हमें पता चलता है कि हम बहुत ऑर्डर्ड लाइफ जी करके कुछ ही दिनों में क्या हो जाते हैं? बोर। कि जितने भी लोगों को पागलपन के दौरे पड़ते हैं, खासतौर पे औरतों को भूत चिपकते हैं, और फिर हम उनको हनुमान जी और इनके यहाँ लेके जाते हैं, वो उनसे जितना ज्यादा ऑर्डर्ड लाइफ की कल्पना की जाती है ना, उनको कहीं भी ये छूट नहीं दी जाती कि वो खुल के हंस ले, खासतौर पे ससुरालों में, या वो खुल करके गुस्सा हो ले। इनके नतीजे क्या निकलते हैं?
कि वो सेफ्टी वॉल्व खुलता है, फिर अचानक से भर जाता है प्रेशर। तो ये बात जानना बहुत जरूरी है कि ये जो डायनोसियन एंड अपोलोनियन का जो कॉन्सेप्ट है कि ठीक है बच्चों को पढ़ाओ आराम से डिसिप्लिन के साथ, लेकिन समझदार टीचर क्या करेगा, एक दिन बीच में करेगा कि चलो गार्डन में जितनी मस्ती करनी है करो, कोई कहीं भी जा सकता है, सर मैं पेड़ पे चढ़ सकता हूं, हाँ बेटा चढ़ो, नहीं समझे, तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, तो वो जो स्टूडेंट है वो फ्री फील करेगा। कुछ समझे? ओवर डिसिप्लिन को लेकर के काफी बुक्स लिखी जा रही हैं आजकल, इसीलिए जैसे यूनिफॉर्म का ना होना आजकल अच्छा माना जाने लगा है। कुछ समझ में भी आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको याद रखने, दोनों के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ग्रीक ट्रेजेडी एमर्जेस फ्रॉम द यूनियन ऑफ अपोलोनियन एंड डायनीसियन। तो आप जो शेक्सपियर की ट्रेजेडी देखते हो उसमें आपको क्लाउन भी दिखता है और अरे ट्रेजिक इवेंट भी दिखता है कि अल्टीमेटली आपको रोना है, लेकिन साथ में बीच बीच में वो हंसा भी रहा है। तो ऐसे करके आपको याद रखना है। अगले टर्म पे आओ, फटाफट पढ़ो, पढ़ के दिखाओ क्या लिखा हुआ है सबको। ऑनलाइन वाले मुझे प्लीज बताते रहो आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है। ठीक है, अगर अपो पढ़ो, इसको पढ़ो, अपोसियोप्सिस, है ना, अपोसियोप्सिस क्या होता है? फिगर ऑफ स्पीच इन विच सेंटेंस इज डेलिबरेटली ब्रोकन टू लेफ्ट अनफिनिश्ड। बहुत ही आसान है, एग्जाम में भी आया हुआ है। कई बार अपन गुस्से में ऐसा करते हैं ना कि यहां से चला जा, नहीं तो फिर कुछ कर दूंगा मैं, तो ये खा गया कुछ वर्ड में। तो जैसे किंग लियर में आपको बहुत सारे अपोसियोप्सिस दिखेंगे। पहले बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? आप सेंटेंस बोलते बोलते अचानक से, अच्छा उसको देने का तरीका होता है या तो 3 डॉट लगा दो या उस सेंटेंस को डैश लगा के अनफिनिश्ड छोड़ दो, तो वहां पे अच्छा वो अंडरस्टूड होता है कि वो आगे क्या कहेगा। सबको समझ में आ रहा है? लीविंग द एंडिंग टू द इमेजिनेशन, मतलब फिर हम अपने आप इमेजिन कर लेंगे। आपको मालूम है कि सिंधी लोग ऐसे करते हैं? ऐसे किसी को भी नहीं मालूम? अच्छा सिंधी लोग क्या गाली निकालते हैं? चरिया, पागल। और अगर वो ज्यादा नहीं तो ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। तो ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। जैसे मिडिल फिंगर का तो सुना ही होगा, तो अगर मान लीजिए वो किसी को ऐसे कर दे तो अब पता नहीं क्यों मरने मारने पर लोग उतारू हो जाते हैं, पता नहीं उस साइन का क्या मतलब है। जैसे इसका हम समझते हैं, इसका समझते हैं, मिडिल फिंगर में यहां दिखा नहीं सकता, है ना, लेकिन तुम समझते हो कि भाई ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वर्ल्ड के अंदर। ऐसे ही कई बार हम शब्द हैं उनको गुस्से में ना बोल करके वो अपने आप समझ जाएगा कि ये आगे माँ की गाली निकाल रहा है कि या मुझे पीटने की बात कर रहा है, तो उसको बोलते हैं अपन अपोसियोप्सिस। ठीक है, दोबारा पढ़ना जरा सारा। सेंटेंस इज डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर ब्रोकन ऑफ एंड लेफ्ट अनफिनिश्ड, लीविंग द एंडिंग टू द इमेजिनेशन। इट ऑफन एक्सप्रेसेस एंगर, जो मैंने भी एग्जांपल दिया, फियर भी हो सकता है ना, एक्साइटमेंट, इनएबिलिटी टू कंटिन्यू स्पीकिंग, रोते वक्त भी, बहुत ज्यादा खुशी में भी, डर के मारे भी। अब शेक्सपियर का हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में बहुत फेमस एग्जांपल है। ये फोर्थ है कि सिक्स्थ है? पढ़ो, तुम लोग पढ़ा करो यार। But thoughts the slave of life, and life is time's fool, and time that survey of all the world must have a stop. Oh, I could prophesy, but that the earthly and cold hand of death lies on my tongue. No, Percy, thou art dust and food for। अब यहाँ पे वो कहना चाह रहा है कि मौत, हम सब किसका भोजन है? हिंदी में बोलते हैं ना, मृत्यु का ग्रास बन गए, और वो असमय ही मृत्यु का ग्रास बन गए। सुनते हो? अच्छी हिंदी पढ़ी है? कोई एक्सप्रेशन नहीं, बिना एक्सप्रेशन के पढ़ा के दिखाऊं? समझ में आ गया? एक्सप्रेशन दिया करो बच्चों, एक्सप्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ पढ़ो। नो, यू अननेचुरल हैग्स, अपनी बेटियों को कोस रहा है जब उसको बहुत ज्यादा दुख दे चुकी है। आई विल हैव सच रिवेंजेस ऑन यू बोथ, दोनों। कौन? रीगन और किंग लियर की तीनों लड़कियों के नाम बताओ। गॉनरिल और रीगन, और तीसरी वाली कॉर्डिलिया।
तो कह रहा है तुम दोनों से मैं बदल लूंगा, दैट ऑल द वर्ल्ड शैल, अब यहां पर ये डैश आ गया, ये सारा संसार क्या करेगा, देखेगा या पता नहीं क्या करेगा, है ना। आई विल डू सच थिंग्स, क्या क्या करूंगा तुम्हारे साथ। अच्छा क्यों नहीं बोल पा रहा है, गुस्सा भी आ रहा है, और औलाद है, कुछ बुरा कर भी नहीं पाएगा औलाद का मोस्टली। What they are yet I know not, but they shall be the terrors of the earth. ये वर्ल्ड फेमस एग्जांपल है ये वाला, ठीक है। क्या पढ़ा आपने, एपोसियोप्सिस, ठीक है, देखते जाओ। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने जा रहा हूं, सिंडेटन बोल के दिखाओ, सिंडेटन असिंडेटन दोनों वर्ड एग्जाम में पूछे गए। सिंडेटन क्या होता है, एक लिटरेरी डिवाइस होता है जिसमें कंजंक्शंस आर यूज्ड टू कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस। सिंडेटन मतलब अब जिसमें क्लॉज, जिसमें कंजंक्शंस यूज हो रहे हैं, जैसे आई केम एंड आई सॉ एंड आई कॉन्कर्ड, आई केम एंड आई स्टार्टेड द कंप्यूटर एंड आई स्टार्टेड टीचिंग, आई केम स्टार्टेड टॉट। कंजंक्शंस गायब कर दो तो असिंडेटन हो जाएगा। तो दोनों ही बहुत फेमस है। बोलो पोएटिक इफेक्ट क्रिएट करने के लिए हम ब्रेविटी। अच्छा चलो आपको एक सेंटेंस पूछता हूं, ये किसने कहा है इंग्लिश में, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। चलो आराम से ढूंढो और मुझे बताओ किसने कहा है, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। क्या शेक्सपियर का है, पहला आंसर यस। क्या हैमलेट का है, यस। क्या पोलोनियस ने बोला है, यस। अच्छा आपको मालूम है, अगर आपसे कोई पूछे कि हैमलेट में क्लाउन का रोल किसने किया है, तो देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स who have been considered or which have been considered that they have played the role of clown. The first is Polonius. Polonius जो भी बोलता है उससे पहले वो ये जरूर कहता है कि मैं कम शब्दों में बोलूंगा, और फिर 1 घंटे तक बोलता रहता है। तो आयरॉनिकल बिहेवियर की वजह से भी हंसी आती है। तो ये महारानी से बात करने जा रहा है और कहता है कि देखिए इसका मतलब बताओ सब क्या होता है। ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट मतलब अगर आप शॉर्ट में बोलते हो इसका मतलब आप विटी हो, आप में बहुत दिमाग है। अगर आप शॉर्ट में नहीं बोल पाते हो इसका मतलब है आपके पास बात को कम करने का अंदाज या वोकैबुलरी की कमी है। तो ब्रेविटी इज द सोल ऑफ इट। अब ये वर्ल्ड फेमस स्टेटमेंट है। अभी मैं आपको क्यों समझा रहा हूं कि ये पोइटिक इफेक्ट होता है ब्रेविटी लाना। हेलो देखो आप कभी कभी ध्यान दिया करो, 18 बोलते हैं कि 18 बोलते हैं। तो तू 16 बरस की मैं 17 बरस का, कोई गाना है पुराना, उसमें अचानक से वो लाइन में ना लता मंगेशकर बोलती है 18 को 18। तो 18 इसलिए बोला क्योंकि म्यूजिक में आ नहीं रहा था 18 है। तो कई बार कवि लोग क्या करते हैं या म्यूजिशियंस क्या करते हैं, वर्ड्स के अंदर भी कई बार कुछ मात्राएं भी खा जाते हैं। तो ब्रेविटी के लिए, और आपको मालूम ही है कि इफेक्ट क्रिएट करने के लिए क्लाइमेक्स, इंग्लिश में 2 और वर्ड आते हैं आपको इसी कैटेगरी में रेटोरिक्स में, क्लाइमैक्टिक एंड एंटी क्लाइमैक्टिक, दोनों वर्ड जिसमें अपन सबलाइम एंड बैथोस के नाम से जानते हैं। एक्स्ट्रा नॉलेज दे दूं क्या, दे ही रहा हूं। देखो सबलाइम एंड बैथोस, ये 2 अलग से आपका होमवर्क है आज छोटा सा। सबलाइम वर्ड तो आपको पता ही है, हमारे इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स 2 तरह से जानते हैं। एक तो एक कॉमन वर्ड है, सबलाइम का मतलब होता है हाई, जिसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं उदात्त, फीलिंग्स आ जाए, सबलाइम। अजी मंगल भवन अमंगल, मैं भजन गा रहा हूं और अचानक से हारी, अरे वो कुत्ते को भगाओ, ऐसे कुत्ता आ गया, कुत्ता आ गया, बंद करो। भजन गाते गाते नानी अचानक से कुत्ते की तरफ ध्यान दे रही है, तो वो जो इफेक्ट आ रहा था वो अचानक से, उसको बैथोस बोलते हैं। बैथोस पे किताब किसने लिखी है, लिखो अलेक्जेंडर पोप ने, पेरी बैथोस। और इसको बोलते हैं पेरीहिप्सिस, इसका ग्रीक वर्ड है पेरीहिप्सिस, पेरीहिप्सिस। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आते हैं। ये लिखा है लॉन्जाइनस ने,
कि आप अपनी स्पीच में, लॉन्जाइनस का नाम लिख लो सब लोग, बहुत बड़े राइटर है, पढ़ाया जाएंगे आपको। लॉन्जाइनस सबको दिख रहा होगा, बोलो ओके। तो बेथोस, आपको पढ़ाई, कविता पढ़ते पढ़ते अचानक पता चलेगा कि कवि अभी तो हमें बहुत इमोशनल बना रहा था, और अचानक से कुछ ऐसी बात कर बैठा। जैसे वेस्टलैंड में एक लाइन आती है कि वो अच्छी अच्छी बात कर रहा, अचानक से बोलता है कि दे वॉश देयर फीट विद सोडा वाटर। तो वो बैथेटिक इफेक्ट आ गया उसके अंदर। कुछ समझ में आ रहा है कि अच्छी अच्छी बात चल रही है क्लास में, और अचानक से एक जना बोले सर मुझे भूख लगी है। सोचो, सर मैं बर्गर ऑर्डर कर लूं। उसको सजा देने का एक ही तरीका है कि सबके लिए कर। दोबारा भूख नहीं लगेगी। टॉपिक पर आओ। तो सिंडेटन में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कंजंक्शंस हम यूज करते हैं। कंजंक्शंस यूज करने से पोइटिक क्लाइमेक्स थोड़ा दूर हो जाता है, और अगर वो हटा दो तो उसे असेंडेंटन बोलकर भी हम पढ़ेंगे। वो ब्रेविटी होती है, शॉर्टनेस की वजह से पोइटिक इफेक्ट जल्दी आ जाता है, याद रहेगा ना। अब देखो, अच्छा इसमें पॉलीसिंडेटन क्या होता है, आप जरूरत से ज्यादा, मतलब कंजंक्शंस को अगर बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है तो पॉली बोल देते हैं, पॉलीसिंडेटन। तो सिंडेटन याद रहेगा तो पॉलीसिंडेटन भी याद रहेगा। तो कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में पूछे, जानबूझ के पढ़ो क्या लिखा है। पॉलीसिंडेटन इज द डिलिबरेट यूज ऑफ सेवरल कंजंक्शंस इन क्लोज सक्सेशन। बहुत नजदीक नजदीक कंजंक्शंस को यूज कर लेना। आई केम एंड आई सॉ एंड आई कॉन्कर्ड। अब इसमें बार बार एंड आ रहा है ना, तो जो ये एग्जांपल है वही है। तो सिंडेट मतलब समझ में तो आ रहा ही होगा, उसको पॉली भी बोला जा सकता है। अब आ जाओ कि सीधा सीधा असिंडेटन क्या होता है, सबको दिख रहा है। अ लगा दिया ना आगे, अ का मतलब है कि कंजंक्शन यूज नहीं करना, तो ये आपको याद रहेगा। असिंडेटन इज द डेलिबरेट ओमिशन ऑफ कंजंक्शंस। ओमिशन का मतलब मिटा देना, हटा देना, बिटवीन वर्ड, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। आई केम, आई सॉ, आई कॉन्कर्ड। आपको मालूम है ये जूलियस सीजर में ये लाइन बहुत फेमस है, और ये लैटिन फ्रेज है। इसका लैटिन फ्रेज निकालो, आप इसको टाइप करके लैटिन फ्रेज निकालो, देखो। वेने विंसिट, वेने विंचिट, मैं खुद भूल रहा हूं इसलिए तो तुमसे पूछ रहा हूं। इसका लैटिन फ्रेज भी पूछ लेते हैं एग्जाम में, जल्दी करो जल्दी। स्पेलिंग लिखवा, वेनी, वेडी, वी आई, ठीक है, वी आई सी आई, विची बोलते हैं इसको, वेनी विडी विची। आई केम, आई सॉ, आई कॉन्कर्ड। समझ गए, फेमस है। आ जाओ, बहुत फेमस आ गया, एक जॉनरे है। पढ़ के दिखाओ क्या लिखा, सब लोग पढ़ के दिखाएंगे। देखो मैंने कहा, आप कहना ही नहीं मान रहे हो, आपको इसे ये पढ़ा नहीं जा रहा आप लोगों से। ओबेट सुना है कभी? एक जॉनरे है इंग्लिश लिटरेचर में कि प्रेमी प्रेमिका मॉर्निंग में जाग रहे हैं सोने के बाद, तो आलस में है और वो प्यार की बातें कर रहे हैं। एक फेमस जॉनरे है। जॉनरे क्या होता है? एक टाइप, एक कैटेगरी है जिस टाइप की कविताएं भी लिखी जाती है। जैसे एलिजी एक टाइप है, सबको पता है। तो अलग अलग कल्चर में अलग अलग टाइप्स की पोइट्री होती है। तो उनके कल्चर में ऑबेट भी एक एक खास किस्म का सॉन्ग होता है। तो मॉर्निंग लव सॉन्ग बोलते हैं उसको। ये आपके रोमियो एंड जूलियट का फेमस है एक तो, और एक आपके जॉन डन की पोएम है द सन राइजिंग, वर्ल्ड फेमस की कैटेगरी। एक ऑबेट लिखा है आपके फिलिप लार्किन ने। तो ऐसे करके जो भी एग्जांपल्स दे रहा हूं उसको ध्यान से देखो, एग्जाम में आएंगे। आओ पढ़ना शुरू करो। ऑबेट इज अ मॉर्निंग लव सॉन्ग और अ सॉन्ग अबाउट लवर्स सेपरेटिंग एट डॉन। भाई रात भर मिल ली है, अब उनको अलग अलग जगह जाना है। हमारे हिंदी फिल्मों में भी ऑबेट है। कोई कोई अगर जैसे जैसे अभी ना जाओ छोड़कर, नहीं सुना कि दिल अभी भरा नहीं। अगर हम इसी लाइन को ले लें तो इसका मतलब वो मिल चुके हैं, अब वो जाना चाहती है तो वो उसको रोक रहा है। तो उस तरह हम बोलेंगे कि इसका जॉनरे क्या है, वो एक ऑबेड है। In the strictest sense, it is a song sung by a departing lover
टू अ स्लीपिंग वुमन, ये इसका खास है। तो वहां पे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि वो तो जैसे सनराइजिंग सबने पढ़ी है ना, कि प्रेमिका तो सो रही है और कवि जो है सूरज को गालियां निकाल रहा है कि तू क्यों आ गया हमें उठाने के लिए। द ट्रेडिशन गोज बैक टू द ट्रोबिडोर्स ऑफ द प्रोविंकल स्कूल्स ऑफ, ये हमारे काम का नहीं है, मैंने फिर भी लिख दिया, पढ़ लेना। मिडिल एजेस में गाने बजाने वाले आया करते थे ना, वो इस तरह के प्रोविंसेस में जाकर के इस तरह के गाने सुनाया करते थे। ठीक है, अब आ जाओ एग्जाम्पल्स, आगे बढ़ू मैं। देखो जॉन डन का सनराइजिंग वर्ल्ड फेमस है, आया हुआ एग्जाम में। ठीक है, उसका नाम है द सनराइजिंग। फर्स्ट लाइंस पढ़ो सब लोग, ये आपके एग्जाम में भी आती है। बिजी ओल्ड फूल अनरूली सन व्हाई डस्ट दाउ दस, पढ़ा करो ना मेरे साथ। चलो तुम लोग पढ़ो। देखो हमारे इंग्लिश डिपार्टमेंट्स जो है ना यूनिवर्सिटीज के, फिसड्डी हैं, ढंग से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। आप कोई भी अच्छा सा वीडियो निकाल लो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज का, सारे स्टूडेंट्स नॉवल को ऐसे पढ़ते हैं, जिसका डायलॉग आएगा वो पढ़ता चला जाएगा, और ऐसे नॉवल कंप्लीट किया जा रहा है। पोएट्री का रेसिटेशन क्लास में हो रहा है। तो तुम लोग एक मॉक क्लासरूम क्रिएट नहीं कर सकते क्या, जब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं तो? क्यों तुम इतने आपको अपने आप को गंभीर, मेरे से भी गंभीर हो गया तुम लोग हैं? तुम तो उम्र में कम हो, ज्यादा गंभीर बनने की कोशिश क्यों करते हो तुम लोग? खुल करके गाया करो कि कविता चलो गाते हैं, गलतियां करते हैं, एरर करते हैं, सर सुधारेंगे इसी बहाने हमको। आपने अपने सिर पे ना एक बोझ रखा हुआ है सभी बच्चों ने, पता नहीं किस चीज का। ओपन हो जाओ सब लोग, तो सीख सकते हो इंग्लिश में सब। अच्छा एक बात बताओ, सीखने की सबसे तेज उम्र कौन सी होती है? बस जब तुम छोटे होते हो, जब हर चीज में पूछते हो ये क्यों है मम्मा, ये क्या है, ये क्यों है, ये क्या है, वो जो चाइल्ड लाइक क्यूरियोसिटी होती है ना, वो हम खत्म कर देते हैं एज बढ़ने के साथ। और कान खोल के सुन लो, विद्वान बनने का सबसे पहला नियम क्या है? कि बच्चे बने रहो। चलो मेरी बात को कॉन्ट्राडिक्ट करके दिखाओ। ये कॉम्प्लेसेंसी है कि मैं बार बार कहता हूं और मैं बार बार गुस्सा करता हूं आप पे कि बोलो बोलो बोलो, इसका मतलब आपके बिहेवियर में कॉम्प्लेसेंसी आ गई है। कॉम्प्लेसेंसी का मतलब है कि हम नहीं बोलते, हमें आता है। आता है तो बहुत अच्छी बात है, और आना चाहिए। चलो बोल के दिखाओ। अच्छा तुम डरते किससे हो बताओ? जज कर लिया जाएगा, कोई मुझे जज कर लेगा, ले कर अच्छी तरह से, इधर से कर, इधर भी झांक ले। क्या जज होएगा? व्हाट इज जज? हु इज जज? इंसान का सबसे बड़ा जज वो खुद होता है। कर ले दो लोगों को जज। उसी दिन तुम एकदम से निखर के सामने आओगे जब तुम जजमेंट को भूल जाओगे कि वो मेरे को जज कर रहा है। एक लड़की स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन करके और रैंप वॉक पे चल करके मिस वर्ल्ड यूनिवर्स ले सकती है, अगर वो जजमेंट को देखेगी तो कैसे लेगी? एक लड़की टेनिस प्लेयर है, वो उछल के हिट कर रही है और उसकी स्कर्ट ऊपर उठ रही है, तो उसकी पैंटीज लोग देखेंगे तो इस चीज के चक्कर में वो उछलेगी नहीं क्या? बोलो बोलो। ये लड़कियां आगे ना बढ़ने के सबसे बड़े कारण ये भी है। और लड़कों के क्या है कि वो लड़कियां हंसेंगी हमारे पर क्लास में। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको हटाओ। इनको आपको अपने स्टूडेंट्स में टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर भी शामिल करवाना है कि ओपन पर्सनालिटी क्या होती है, कि उसको टीचर चुप कराए, ए बेटा चुप हो जा, आप तो नहीं नहीं मैं और गाना चाहता हूं। आप कई बार देखते हो लोग स्टेज पे परफॉर्म करने आते हैं तो हम ये देखते हैं कि यार इसको बिल्कुल भी शर्म सी नहीं आ रही है, ढंग से नहीं गा पाता है। फिर हम कमेंट पढ़ते हैं ना कि यार कॉन्फिडेंस 100%, कंटेंट 0, है कि नहीं? लेकिन आपको पता है अगर उसको थोड़ा सा सिखा दिया जाए, क्योंकि मुझे स्पोकन इंग्लिश पढ़ाने में भी ये बहुत बड़ी समस्या आती है कि मैं कहता हूं बोल और वो शर्माते ही रहते हैं, शर्माते ही रहते हैं। चलो 1 घंटा हो गया, इसको खत्म करो तो फिर बोल के दिखाओ एक बार। बिजी ओल्ड फूल क्यों कहा? बिजी क्यों कहा? अरे सूरज हमेशा बिजी रहता है ना, चलता रहता है। ओल्ड क्यों कहा? क्योंकि पुराना सी साल। और फूल क्यों कहा? इतनी अकल नहीं है कि किसी के कमरे में नहीं आना है तो किरने किरने झांक रही है तो उसको कह रहा है फूल है क्या तू? अनरूली मतलब डिसिप्लिन्ड नहीं है तू, तेरे को तमीज नहीं है, नॉक करके आ।
व्हाई डस दाउ दस, आखिर क्यों, थ्रू विंडोज एंड थ्रू कर्टन्स कॉल ऑन अस, तो उसका पर्सोनिफिकेशन कर दिया सन का, तो हमें क्यों पुकार रहा है आगे, मस्ट टू द इमोशंस लवर सीजन्स रन। ये रेटोरिकल क्वेश्चन पूछ लिया कि जरूरी है क्या कि तेरे हिसाब से हमारे सीजन चले, मतलब तू आ गया तो हम सुबह मान ले, मतलब हम नहीं मानेंगे, हम सोते रहेंगे। सॉसी पेडेंटिक रेच, अब ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, सॉसी पेडेंटिक रेच मतलब शरारती, दिखावटी, दुष्ट। शरारती कैसे, जैसे अरे कई कई लोग होते हैं ना जो लवर्स के कमरे में ऐसे झांक लेते हैं, जैसे छोटे देवर होते हैं, वो नंदे होती हैं, वो झांक लेती हैं। फिर पेडेंटिक मतलब ऐसे ताज सा पहन करके आ गया, बहुत दिखावा सा करके तैयार होकर के, जैसे एकता कपूर के सीरियल्स में सुबह सुबह उठ करके सारी और जो लड़कियां और थे वो मेकअप किए हुए हैं। रेच मतलब किसी को नींद से जगाना, दुष्ट का काम है, माँ बाप सारे ही होते हैं। गो चाइल्ड, चाइल्ड मतलब डांट, जाके डांट। लेट स्कूल बॉयज एंड शार्प प्रिटेंसेस, किसको डांट, स्कूल बॉयज लेट हो रहे हैं उनको उठा जा करके। और शार्प प्रिटेंसेस मतलब जो होते हैं ना नौ सिखिए काम पर जाते हैं शुरू शुरू में, उनको टाइम पे जाना चाहिए। और वो सार मतलब कच्चे होते हैं, मतलब उनको अभी काम सीखना है, बहुत ज्यादा काम सीखा हुआ लेट भी चला जाएगा, उसको कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अगर तुम ही लेट आ रहे हो क्लास में तो फिर तुम्हारा सीखना छूट जाएगा। तो ऐसे करके वर्ल्ड फेमस पोएम अगला है, इसमें इसको खत्म कर रहा हूं मैं, फिर खत्म करते हैं बेटा। फिलिप लार्किन ने एक ऑबेड लिखी है, ध्यान से सुन लो, ये कॉन्ट्राडिक्टरी है इसलिए इसका एग्जाम्पल मैंने यहां लिखा है। कहने को तो ऑबेड है लेकिन ये डेथ पे लिखी गई है, पढ़ो फटाफट। फिलिप लार्किन कौन सी एज के, 20th सेंचुरी के पोएट है, 1950s के बाद लिख रहे हैं। और वो जॉन कब का है, वो 1630 में पोएम, मतलब उनकी डेथ हुई थी, तो आप समझ जाओ कि वो जैकोबिन और कैरोलिन राइटर है, एलिजाबेथ विदन एज के बाद। तो ऑबेड बाय फिलिप लार्किन इज अ मॉडर्न एग्जांपल ऑफ जॉनर, इट मूव्स अवे फ्रॉम द ट्रेडिशन ऑफ थीम्स ऑफ लवर्स पार्टिंग एट डॉन। डॉन तो सबको पता है ना, उषा बेला, सुबह सुबह पौ फटना, एंड फोकसेस ऑन द टेरर एंड fear of death. The poem presents the speaker's intense awareness of mortality, non-existence, and the inevitability of death. तो ये क्योंकि एग्जाम्पल है और ये बहुत फेमस आ जाए, उसके बाद हम कल से स्टार्ट करेंगे बर्न्स स्टेंजा, ठीक है। चलो।